सुप्रभात। मैं सुनील कुमार करियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले दो वीडियो में प्रथम भाग और द्वितीय भाग में हम 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा किए थे। आज मैं बात करूंगा कि क्रांति के विस्तार कैसे हुआ। पिछले भाग में बताए थे क्रांति के स्वरूप, फिर बताए थे कि क्रांति का क्या कारण थे, तत्कालिक कारण क्या थे, और आज हम लोग बात करेंगे कि क्रांति का विस्तार कैसे हुआ। सबसे पहले विद्रोह कहाँ से शुरू हुए। पिछले क्लास में भी हम चर्चा किए थे कि 10 मई को, ठीक है। तो जाने ऐसे क्रांति की तिथि कब निर्धारित की गई थी और क्रांति कब शुरू हुए, और क्रांति जब शुरू हुई थी तो सबसे पहले किस सेना ने विद्रोह शुरू किया था, और सबसे पहले विद्रोहियों ने कहाँ अधिकार किया था और किस अधिकारी ने उस विद्रोह को दबा दिया था। सबसे पहले इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुआ था, और कब? 10 मई 1857 को। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि 1857 की क्रांति की तिथि कब तय की गई थी। क्रांति की तिथि निश्चित थी 31 मई 1857 को, लेकिन कुछ कारणवश यह विद्रोह पहले ही शुरू हो गया, और वह मेरठ से। दूसरी बात कि मेरठ में सबसे पहले विद्रोह किसने प्रारंभ किया था, तो मेरठ पर सबसे पहले अगर विद्रोह शुरू हुए थे तो 20 NI के। लेकिन इससे पहले मैं यह भी जानकारी दूं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति की पहली चिनगारी कहाँ सुलगी थी और किस रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग से इनकार कर दिया, तो सबसे पहले बैरकपुर में 23 जनवरी 1857 को बैरकपुर छावनी वह 19वीं रेजिमेंट थी, और उसी 19वीं रेजिमेंट के सैनिक ने चर्बी वाला कारतूस लेने से इनकार कर दिया, इसलिए सबसे पहली चिनगारी यहीं सुलगी। अंत में जो विद्रोही सैनिक थे जो चर्बी वाला कारतूस लेने से इनकार कर दिए, उसे तोप में बांध करके और उड़ा दिया गया, 19वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। फिर जाने मंगल पांडे का नाम आप जरूर सुने होंगे। दरअसल मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे, और उन्होंने भी चर्बी वाले कारतूस लेने से इनकार कर दिया, और साथ साथ अपने अधिकारी हिरसन और बाघ को गोली मार करके हत्या कर दिया था। सार्जेंट के पद पर था हिरसन, और ये बाघ लेफ्टिनेंट बाघ था, ये इसको गोली मार करके उन्होंने हत्या कर दिया गया। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको फांसी की सज़ा दे दी गई, ठीक है। उनको मृत्युदंड कब दिया था? 8 अप्रैल 1857 को दे दिया। अब जाने मेरठ की बात, जैसा कि हमने चर्चा किया कि 10 मई को मेरठ में 10 मई को सर्वप्रथम अगर कोई विद्रोह किया था वह था 20 NI। 20 NI NI का फुल फॉर्म होता है नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री हिंदी में कहा जाता है देसी पलटन। जो देसी पलटन टुकड़ी थी, पैदल टुकड़ी थी, वो सबसे पहले विद्रोह किया था, और उसमें बाद में जाकर के तीसरा LC सैनिक का टुकड़ी का नाम था, जो घुड़सवार सेना थी। तीसरी LC के घुड़सवार सैनिक उसमें शामिल हो गया, और सबसे पहले मेरठ जेल में धावा बोला, और मेरठ जेल में जितने भी सैनिक विद्रोही थे जो अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे, उनको छुड़ा लिया और चल दिया कहाँ? दिल्ली की ओर चल पड़ा। और 11 मई 1857 को 2000 घुड़सवार सैनिक सबसे पहले दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली जब पहुंचा तो वहां पर दिल्ली सबसे पहले अगर विद्रोहियों ने कोई क्षेत्र पर अधिकार किया था तो वह था दिल्ली। इसको याद रखना पड़ेगा। कितने तारीख को? तो 12 मई 1857 को क्रांतिकारियों ने दिल्ली के लाल किले पर अधिकार कर दिया और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया। दूसरी बात यह जाने कि दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व कौन कर रहा था, कौन वास्तविक कर रहा था, लड़ने की जिम्मेवारी किनकी थी, और अंग्रेज की ओर से दबाने की जिम्मेवारी किसकी थी। दरअसल दिल्ली में बहादुर शाह जफर को मुगल सम्राट घोषित किया गया था, और विद्रोहियों का नामात्र स्टेट क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर। वास्तविक नेतृत्व कौन कर रहा था? सैनिकों का परिषद, ठीक है, सैनिकों का परिषद कर रहा था।
और जिनकी ओर से लड़ने की जिम्मेवारी किनकी थी? जनरल बख्त खां। इस वास्तु जो सैनिकों की परिषद थी उसके प्रधान बख्त खां था और लड़ने की जिम्मेवारी बख्त खां को दिया गया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और आप सब जानते हैं कि उस समय ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन विद्रोह को दबाने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने प्रहार केंद्र इलाहाबाद को बनाया, जिसे द्वितीय राजधानी भी कहा जाता है, इलाहाबाद को बनाया। और अपने सूझबूझ वाले सैनिक अधिकारी यानी विद्रोह को दबाने की जिम्मेवारी किसको दिया गया था? निकोलसन और हडसन को दिया गया था। निकोलसन और हडसन। यह निकोलसन एक ऐसा अधिकारी है जो विद्रोह के दबाने के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी, यानी विद्रोहियों ने इसकी हत्या कर दी थी, निकोलसन। और उस समय मुगल बादशाह कहाँ छुपा हुआ था? मुगल बादशाह छुपा हुआ था हुमायूं के मकबरा। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उसमें मुगल बादशाह कहाँ छुपा हुआ था? तो हुमायूं के मकबरा पर। उधर जो बेगम जीनत महल थीं, वो उनकी गलती का नतीजा यह हुआ कि अंग्रेज लोग उनसे भेद जान गया कि कहाँ पर छुपा हुआ है, और हडसन ने हुमायूं के मकबरा से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और उनके सामने में उनके दो पोतों बेटों को गोली मार करके हत्या कर दी। और धीरे धीरे विद्रोहियों का मनोबल घटता चला गया और गिरफ्तार के बाद 21 सितंबर 1857 को पुनः दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उसे रंगून यानी म्यांमार भेज दिया गया। और म्यांमार में जब रंगून में गए थे, जहाँ पर उनकी मृत्यु नवंबर 1862 में हो गई। दिल्ली के बाद तब विद्रोह की बारी आई कानपुर में। विद्रोह कानपुर में प्रारंभ हुआ और कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे। नाना साहब का मूल नाम था दुंदू पंत, जो बाजीराव पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। लेकिन नाना साहब नेतृत्व नाम मात्र के कर रहे थे। लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी थी? तात्या टोपे का था। और जिनका तात्या टोपे का जैसे पूछा जाता है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये नाना साहब और तात्या टोपे कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला, लेकिन विद्रोह को दबाने का जिम्मेवारी कॉलिन कैंपबेल को दिया गया था। नाना साहब और तात्या टोपे वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन वो असफल रहा। इसलिए असफल रहा कि नाना साहब कुशल नेतृत्वकर्ता नहीं थे और न उनके पास में सुसज्जित सैनिक। अंततः रामचंद्र पांडुरंग यानी तात्या टोपे कानपुर की लड़ाई को हारकर भाग कर चले आए ग्वालियर, और ग्वालियर का जो सिंधिया था वह राजभक्त निकला और अंततः कानपुर में विद्रोहियों को दबा दिया गया और नाना साहब कानपुर से भाग करके चले गए नेपाल, जहाँ से उनका अता पता तक नहीं रहा। लेकिन ये तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया और मारवाड़ के राजा विद्रोही राजा मान सिंह के मुखबिरी होने पर तात्या टोपे को फांसी की सज़ा दे दिया गया। एक बात यहाँ पर हम करना चाहेंगे कि 1857 की क्रांति से पहले फांसी की सज़ा मंगल पांडे को दिया गया और आज़ादी के बाद फांसी की आज़ादी नहीं बल्कि 1857 की क्रांति के दौरान फांसी पर तात्या टोपे को चढ़ाया गया था। और किनके मुखबिरी होने पर? मारवाड़ के विद्रोही राजा मान सिंह पर। अब बात करते हैं लखनऊ के राजा यानी लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रहा था। वहाँ के राजा यानी नवाब थे वाजिद अली शाह, और वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा करके अंग्रेज़ों ने यानी अवध को कुशासन के आधार पर हड़प लिया था। विद्रोही का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रहे थे। बेगम हजरत महल एक ऐसी वीरांगना थी जिनको अपने विद्रोही सैनिकों में महक परी के नाम से जाना जाता था। जैसे आपसे पूछा जाए कि
किसे महक परी कहा जाता था? तो बेगम हजरत महल को कहा जाता था। बेगम हजरत महल वीरता से लड़ी, लेकिन वो कॉलिन कैंपबेल यानी कॉलिन कैंपबेल के सामने में वो टिक नहीं पाई और अंततः वो भाग करके चले गए कहाँ? नेपाल, और नेपाल में ही उनकी मृत्यु हो गई। बेगम हजरत, जैसे पूछा जाए कि बेगम हजरत महल का मकबरा कहाँ है, तो नेपाल में है। ठीक है, अब बात करते हैं झांसी। दरअसल झांसी की रानी, यानी इसको यह कहा जाए कि झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व झांसी की रानी स्वयं कर रही थी। एकमात्र पूरे क्रांतिकारियों में एकमात्र वीरांगना यही थी जो वीरतापूर्वक लड़ती हुई अपने आप को प्राण न्यौछावर कर दे। और झांसी में नेतृत्व कर रहा था जनरल हेरोज। कहा जाता है कि जनरल हेरोज से लड़ते हुए वो अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए। और हेरोज ने कहा था कि एकमात्र क्रांतिकारियों में जो सोई हुई महिला है वो एक मर्द है। इतनी बात, चूँकि वह लड़ती हुई अंग्रेज़ों को चने चबा दी थी, इसलिए कहा। जब झांसी की रानी मर गई तो उनके घास फूस के द्वारा चिता जलाकर उनके स्वामी भक्त एक दास थे जिन्होंने उनका दाह संस्कार किया था। ठीक, अब बात करते हैं झांसी के साथ ग्वालियर, जो मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि जो कानपुर की लड़ाई हो रही थी और कानपुर के बाद वो तात्या टोपे ग्वालियर आए और ग्वालियर में वह झांसी की रानी को भी सहयोग किए थे, लेकिन वो मारवाड़ के राजा के मुखबिरी होने के कारण वो गिरफ्तार हो गए थे और अंततः उनकी फांसी दे गई। इलाहाबाद में लियाकत अली विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे थे, जिसको कर्नल नील ने दबा दिया। बिहार में जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह। जब आपसे पूछा जाए कि बिहार में सबसे पहले विद्रोह कहाँ शुरू हुआ, तो 3 जुलाई को पीर अली ने शुरुआत किया था, जो एक पटना कॉलेज के सामने में पटना में एक पुस्तक विक्रेता थे। उसी ने सबसे पहले विद्रोह शुरू किया था और धीरे धीरे विद्रोह एक भयावह रूप लेता चला गया और क्रांतिकारियों का नेतृत्व जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह ने स्वीकार किया। एक सवाल पूछा जाता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह ने सबसे पहले विद्रोह कहाँ स्वीकार किया था, तो वह आंशिक रूप से पटना में ही स्वीकार कर लिया था और विधिवत उन्होंने जगदीशपुर में, क्योंकि विद्रोही पटना से शुरू होकर के आरा पहुंचा, जहां बाबू वीर कुंवर सिंह से विद्रोही मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दिए। जब बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई, तब उनके भाई अमर सिंह भी इस विद्रोह को आगे बढ़ाए। अमर सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो इस युद्ध के दौरान छापा मार युद्ध चलाए थे। जिस तरह से तात्या टोपे भी छापा मार युद्ध के प्रवीण थे, उसी तरह से उनके भाई अमर सिंह ने भी। बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह किया था, जिसको विलियम टेलर ने दबा दिया। फैजाबाद में मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला, जिसको कैंपबेल ने दबा दिया, और फतेहपुर में अजीमुल्लाह, जिसको जनरल रेहार्ड ने दबा दिया। इस तरह से धीरे धीरे करके सारे विद्रोह को दबाते हुए अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया। तो हम लोग ये जाने आखिर विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे। ठीक है, सबसे पहला कारण था, जो प्रथम कारण था, वह विद्रोह स्थानीय था। स्थानीय का मतलब यह विद्रोह पूरे देश में एक बार शुरू नहीं हुआ। आज दिल्ली में शुरू हुआ तो दिल्ली में दबा दिया गया, तो कानपुर में शुरू हो गया, जिसके चलते वही अंग्रेज सेना यहाँ भी दबा दिया, यानी दिल्ली में भी, और वही सेना चली जाती थी कानपुर में। और स्थानीय होने के कारण यह विद्रोह सबसे असफलता का कारण यही था। दूसरा कारण था सुनिश्चित संगठन योजना नेतृत्व का अभाव। अंग्रेज लोग एक योजना बना करके कोई काम करते थे, लेकिन हमारे भारत के जो भी विद्रोही थे, न उनके पास में कोई सुनिश्चित योजना थी, न संगठन था, और न ही उनके पास में कोई कुशल नेतृत्व करता था, जो कुशल नेतृत्व के बल पर ये लड़ाई जीती जा सकती थी। और ये भी दूसरा कारण। तीसरा था कि नेताओं में आपसी सामंजस्य का अभाव था। जो नेता जहाँ पर अपना विद्रोह शुरू किए वो आपस में ही रह गए, किसी दूसरे अन्य नेताओं से संपर्क नहीं साधा कि एक साथ विद्रोह किया जाए और कैसा रणनीति होना चाहिए। यह आपसी सामंजस्य न होना भी असफलता का कारण था। ठीक है, चौथा था राष्ट्रीय भावना का अभाव।
जिस तरह से स्थानीय होना सबसे बड़ा कारण था, उसी तरह से राष्ट्रीय भावना भी हमारे भारतीयों में कमी थी, जिसका परिणाम था कि भारत के कई राजा ने अंग्रेज़ों को मदद किया विद्रोह को दबाने में, जैसे ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर, पाटियाला के राजा, जिंद के राजा, नेपाल के राजा, अफ़गानिस्तान के दोस्त अली, ये जितने भी देसी रजवाड़े थे, ये सब के सब अंग्रेज़ों को मदद किया, ना कि भारतीयों को मदद किया। अगर उस समय कहा था कैम्पबेल की उक्ति है कि अगर ग्वालियर के सिंधिया लड़ाई के मैदान में आ जाते, विद्रोहियों को साथ आ जाते, तो परिणाम कुछ और होता। यह बात उसने कहा था, क्योंकि जितने भी देसी राजा थे सब के सब विद्रोह में शामिल हुए ही नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों को दबाने में मदद किए। ठीक। अगला था परंपरागत हथियार का प्रयोग। हमारे जो भी विद्रोही राजा थे या सैनिक थे, उनके पास में परंपरागत हथियार भाले बर्छे था। अंग्रेज़ों के पास में स्वचालित हथियार, तोपखाने, गोला बारूद सब था, जिसके बल पर विद्रोहियों को दबा दिया और इस तरह से विद्रोह असफल हो गया। अब यह भी हम जाने कि विद्रोह के सबसे परिणाम क्या हुए। सबसे बड़ा परिणाम था कि मुग़ल साम्राज्य का अंत हो गया। यानी बहादुर शाह जफ़र जो अंतिम मुग़ल बादशाह थे, उनको रंगून भेज दिया गया, जहां पर उनकी मृत्यु भी हो गई। इस तरह से मुग़ल साम्राज्य का पतन। दूसरा परिणाम था कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत हो गया। और इसी लड़ाई के बाद 1858 का अधिनियम ब्रिटिश संसद ने पारित कर दिया, और ब्रिटिश संसद पारित करके ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत करके महारानी का प्रत्यक्ष शासन यहाँ भारत में शुरू हो गया। जब आपसे एक सवाल पूछा जाए कि किस एक्ट के तहत या किस अधिनियम के तहत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया, देखिए ध्यान रखिए, कैसर हिंद नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि भारत की सम्राज्ञी बोल रहा हूँ, तो 1858 का अधिनियम। ठीक है। और जब कैसर हिंद पूछे तो 1876 का अधिनियम था, और विधिवत 1877 में कैसर हिंद दिया गया था। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाए कि भारत की सम्राज्ञी, तो 1858 का अधिनियम, इसलिए कि ये पहला भारत शासन अधिनियम था जिसके द्वारा भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटेन की महारानी का शासन शुरू हो गया था। ठीक है। अब तीसरा परिणाम क्या था? जैसे कि मैंने कहा विक्टोरिया को सम्राज्ञी, तीसरा था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का। चौथा भारत परिषद। अब ये भारत परिषद क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में भारत पर शासन करने के लिए दो संस्था थी। एक का नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन करने वाली ये दोनों संस्था थी। जब महारानी का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया, इन दोनों संस्था को समाप्त कर दिया गया और एक संस्था बनाया गया जिसका नाम रखा गया भारत परिषद। और उस भारत परिषद में 15 सदस्य होते थे, और उस भारत परिषद के जो एक प्रधान होते थे उनको भारत सचिव कहा जाता था। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कोई एक वरिष्ठ सदस्य होते थे जिनको भारत परिषद का सदस्य। तो ये एक यह भी परिवर्तन आया इस शासन की, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पर भारत परिषद बनाया गया, जिसमें कितने सदस्य थे? 15 सदस्य, और इसके प्रमुख को भारत सचिव कहा जाता था। ठीक है। और इसी 1858 का जो अधिनियम पारित किया गया था, उसी के द्वारा जो भारत के गवर्नर जनरल थे उसका नाम बदल दिया गया, उसका नाम हो गया वायसराय। यानी 1858 के अधिनियम के तहत महारानी के जो प्रतिनिधि थे उनको वायसराय कहा गया। और सबसे, चूंकि उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, इसलिए प्रथम वायसराय किसको बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय बना दिया गया। ठीक। एक और परिणाम आया। अभी तक भारत में सैनिकों यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी, अंग्रेज़ों की संख्या कम। यानी अनुपात के दृष्टिकोण से 6:1 6:1 भारतीय सेना में, यानी 6 भाग भारतीय 1 भाग अंग्रेज। लेकिन इस लड़ाई के बाद इसको पलट दिया गया। अब कर दिया गया 2 भाग भारतीय
और 1 भाग अंग्रेज, इतने अनुपात को घटा दिया गया। यह एक सबसे बड़ी बात। महारानी विक्टोरिया ने आश्वासन दिया कि जितने विदेशी राजा हैं उनके राज्य को छीना नहीं जाएगा, धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें सुविधा संरक्षण दिया जाएगा। यही था 1857 की क्रांति का विस्तार, यही था 1857 की क्रांति का कारण और परिणाम। ये मेरा इस क्रांति का तीसरा भाग था और अंतिम भाग था। बहुत बहुत धन्यवाद।